आज जंतर मंतर नई दिल्ली में एक आदमी पिछले 19 दिनों से बिना खाना खाए बैठा है। डॉक्टर्स लगातार उनकी हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनका शरीर कमज़ोर हो रहा है। हज़ारों लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं और पूरा देश एक ही नाम की बात कर रहा है, सोनम वांगचुक। अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो आप फुनसुक वांगडू को ज़रूर जानते होंगे। एक इंजीनियर जो मार्क्स से ज़्यादा लर्निंग पर यकीन रखता था, जो रट्टा मार एजुकेशन के खिलाफ खड़ा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस कैरेक्टर की इंस्पिरेशन एक असली इंसान था। ये डॉक्यूमेंट्री उस सफ़र के बारे में है जिसने एक आम बच्चे को इंडिया के सबसे मशहूर एजुकेटर्स में से एक बना दिया और फिर उसी इंसान को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी की शुरुआत दिल्ली से नहीं होती, ये शुरू होती है लद्दाख के अलची गांव से। 1966 इंडस नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव अलची, यहीं सोनम वांगचुक का जन्म हुआ। उस वक्त गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए उनकी पहली टीचर उनकी माँ बनी। लगभग 9 साल की उम्र तक उन्होंने घर पर ही पढ़ना और लिखना सीखा। उसके बाद उन्हें श्रीनगर भेजा गया, पहली बार एक फॉर्मल स्कूल में। क्लासरूम बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी भी स्कूल का होता है। टीचर, ब्लैक बोर्ड, किताबें, क्लासमेट्स, बस एक चीज़ अलग थी, भाषा। स्कूल में पढ़ाई उर्दू में होती थी, घर में लद्दाखी बोली जाती थी। हर दिन सोनम क्लासरूम में बैठते थे, लेकिन पढ़ाई उन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। धीरे धीरे टीचर्स ने मान लिया कि ये बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, जबकि सच ये था वो उस भाषा को ही नहीं समझते थे जिसमें उन्हें पढ़ाया जा रहा था। आज एजुकेशन एक्सपर्ट्स इस बात को लैंग्वेज बैरियर कहते हैं, लेकिन उस वक्त एक बच्चे को सिर्फ वीक स्टूडेंट मान लिया गया। ये पल सिर्फ उनकी स्कूलिंग का हिस्सा नहीं था, यहीं से एक सोच पैदा हुई। अगर एक बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे रह सकता है क्योंकि सिस्टम उसकी लैंग्वेज नहीं समझता, तो शायद प्रॉब्लम हमेशा बच्चे में नहीं होती। कभी कभी सिस्टम को भी बदलने की ज़रूरत होती है, और शायद इसी एक एक्सपीरियंस ने सोनम वांगचुक की पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन तय कर दी। स्कूल ख़त्म हुआ और अगला पड़ाव था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर। यहीं से शुरू हुआ एक नया सफ़र, एक इंजीनियर बनने का सफ़र। इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद सोनम वांगचुक के पास भी वही ऑप्शंस थे जो उस दौर के हर इंजीनियर ग्रेजुएट के पास होते थे। एक अच्छी नौकरी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लद्दाख से बाहर एक नई ज़िंदगी। लेकिन उन्होंने एक अलग फ़ैसला लिया। वो वापस लद्दाख लौट गए, उसी जगह जहाँ बचपन में उन्हें स्कूल तक नसीब नहीं हुआ था। लद्दाख लौटने के बाद उन्होंने स्कूलों का दौरा करना शुरू किया, टीचर्स से बात की, पेरेंट्स से बात की, स्टूडेंट्स से बात की, और धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। हर साल हज़ारों बच्चे स्कूल की फाइनल एग्ज़ाम्स में फेल हो रहे थे। हर बार उन्हें ही जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन सोनम को तस्वीर कुछ और दिख रही थी। अगर इतने सारे बच्चे एक साथ फेल हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों में हो सकती है? इसी सोच के साथ 1988 में उन्होंने सिर्फ कुछ साथियों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, SECMOL। शुरुआत बहुत छोटी थी, ना बड़ा कैंपस, ना ज़्यादा पैसे, ना ही कोई गारंटी कि ये एक्सपेरिमेंट काम करेगा, लेकिन आइडिया बहुत बड़ा था। क्या एजुकेशन को एग्ज़ाम्स तक सीमित रखना ज़रूरी है, या बच्चों को ज़िंदगी जीना भी सिखाया जा सकता है? सेकमॉल में स्टूडेंट सिर्फ क्लासरूम में नहीं बैठते, उन्होंने अपने क्लासरूम्स बनाए, सोलर पैनल्स लगाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखी, वाटर कंजर्वेशन पर काम किया, लोकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढे, और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने दोबारा खुद पर भरोसा करना सीखा। कुछ ही सालों में रिजल्ट सामने आने लगे। जिन बच्चों को दूसरे स्कूल्स वीक स्टूडेंट्स मानते थे, वही बच्चे यहाँ लीडरशिप कर रहे थे, टीचर्स बन रहे थे, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे थे, अपने गांव में बदलाव ला रहे थे। सेकमॉल सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक नया तरीका था सोचने का। और धीरे धीरे लद्दाख के बाहर भी लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनने लगे। एजुकेशनल एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट, सब ये देखना चाहते थे कि आखिर इस छोटे से कैंपस में ऐसा क्या हो रहा है जो बाकी स्कूल से इतना अलग है। लेकिन सोनम का काम सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं था। लद्दाख एक और बड़ी समस्या का सामना कर रहा था,
पानी। सर्दियों में ग्लेशियर्स जम जाते और गर्मियों में जब खेतों को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती तब वो पानी मिलता ही नहीं था। कई लोग इस समस्या के बारे में बात कर रहे थे। सोनम ने इसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। इसी सोच से जन्म हुआ आइस स्तूपा का, एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर जो सर्दियों का पानी स्टोर करता था और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर खेतों तक पानी पहुंचाता था। ये सिर्फ लद्दाख के लिए एक एक्सपेरिमेंट नहीं था। क्लाइमेट चेंज के दौर में दुनिया भर के रिसर्चर्स ने इस मॉडल में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। एक इंजीनियर जो कभी एक क्लासरूम को बदलने निकला था, अब एनवायरनमेंट के लिए भी नए सॉल्यूशंस दे रहा था। उनके काम को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलने लगी। रोलेक्स अवार्ड ऑफ एंटरप्राइज, कई इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस। फिर 2018 में उन्हें एशिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक रेमन मगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड सिर्फ सोनम को नहीं मिला था, ये उस सोच को मिला था जो कहती थी कि एजुकेशन सिर्फ किताबों से नहीं, जिंदगी से आती है। लेकिन करोड़ों लोगों तक उनका नाम अवार्ड्स ने नहीं पहुंचाया, एक फिल्म ने पहुंचाया। 2009 में राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 इडियट्स रिलीज हुई। फिल्म का एक कैरेक्टर हर स्टूडेंट का फेवरेट बन गया, फुनसुक वांगडू। बाद में लोगों को पता चला कि इस कैरेक्टर की प्रेरणा सोनम वांगचुक की जिंदगी और उनके काम से ली गई थी। फिल्म के बाद देश भर के स्टूडेंट्स उनके बारे में जानने लगे, यूनिवर्सिटीज उन्हें बुलाने लगी, मीडिया इंटरव्यूज होने लगे, उनके लेक्चर सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। एक बच्चा जिसे कभी क्लासरूम में समझा नहीं गया था, अब दुनिया भर के क्लासरूम्स में अपनी बात कर रहा था। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ ही सालों बाद यही एजुकेटर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाला है। साल था 2019। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद I shall now put the motion regarding consideration of the Jammu Kashmir Reorganization Bill 2019 to vote. लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। उस वक्त लद्दाख के कई लोगों की तरह सोनम ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उन्हें उम्मीद थी कि अब लद्दाख को ज़्यादा ध्यान मिलेगा, डेवलपमेंट तेज होगा और फैसले ज़मीन से जुड़ी ज़रूरतों को समझ कर लिए जाएंगे। लेकिन अगले कुछ सालों में उनकी चिंता बदलने लगी। उनका कहना था कि लद्दाख सिर्फ पहाड़ों और टूरिज्म की ज़मीन नहीं है, ये हिमालय का एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम है और अगर डेवलपमेंट बिना एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स के हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान इस ज़मीन को होगा। इसी दौरान उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल की मांग उठानी शुरू की। उनका मानना था कि इससे लद्दाख की ट्राइबल आइडेंटिटी, ज़मीन और नेचुरल रिसोर्सेज को कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। इस मुद्दे पर कई राउंड्स की बातचीत हुई, डेलीगेशंस मिले, कमेटीज बनी, लेकिन सोनम और लद्दाख के कई संगठनों का कहना था कि उनकी मुख्य मांगे अब भी पूरी नहीं हुई। मार्च 2024 सोनम ने 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट शुरू किया। ये फास्ट सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये लद्दाख के एनवायरनमेंट और उसके भविष्य को लेकर एक पब्लिक अपील थी। इस मूवमेंट ने देश भर का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक एक पद यात्रा शुरू की। हजारों लोग इस यात्रा का हिस्सा बने, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया। उन्हें डिटेंशन में लिया गया। 2 दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ये पहली बार था जब करोड़ों लोगों ने सोनम को सिर्फ एक एजुकेटर के रूप में नहीं, बल्कि एक पब्लिक मूवमेंट की आवाज़ के रूप में देखा। फिर आया 2025। लद्दाख एक बार फिर सुर्खियों में था। प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई, कई लोग घायल हुए, जान का नुकसान भी हुआ। इसके बाद अथॉरिटीज़ ने आरोप लगाया कि सोनम ने लोगों को उकसाया था। सोनम ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन की बात की थी और हिंसा का समर्थन कभी नहीं किया। कुछ ही समय बाद उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेंशन में लिया गया। एक इंजीनियर जिसने क्लासरूम्स बनाए, एक टीचर जिसने हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगी बदलने की कोशिश की, एक इनोवेटर जिसने ग्लेशियर्स खड़े किए, अब जेल के अंदर था। दिन बीतने लगे। 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुल मिलाकर 170 दिन।
मार्च 2026 में उनकी डिटेंशन रिवोक कर दी गई और सोनम वांगचुक रिहा हो गए। बहुत लोगों को लगा शायद अब वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाएंगे, सैकमॉल के पास, स्टूडेंट्स के पास, इनोवेशन के पास, लेकिन उन्होंने एक बार फिर एक अलग रास्ता चुना। 28 जून 2026 जंतर मंतर की वो जगह, नई दिल्ली। 170 दिन के डिटेंशन के बाद सोनम फिर से एक प्रोटेस्ट साइट पर बैठे हैं। इस बार उन्होंने देश के एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन इर्रेगुलरिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी को लेकर अपनी आवाज़ उठाई। साथ ही लद्दाख से जुड़ी अपनी पुरानी मांगों को भी दोबारा सामने रखा। दिन गुजरते गए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 19 दिन। हर दिन के साथ उनका वजन कम होता जा रहा है। डॉक्टर्स उनकी हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं। देश भर के स्टूडेंट्स, टीचर्स, सोशल वर्कर्स और आम लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। कई लोगों ने उनसे फास्ट ख़त्म करने की अपील भी की, लेकिन सोनम अपने फैसले पर अटल है। अगर आप सिर्फ जंतर मंतर की ये तस्वीर देखें तो शायद ये सिर्फ एक और प्रोटेस्ट लगे, लेकिन अगर हम पिछले 60 साल की कहानी देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नज़र आती है। ये वही बच्चा है जिसे स्कूल की भाषा समझ नहीं आती थी। ये वही स्टूडेंट है जिसे टीचर्स ने कमज़ोर समझा। ये वही इंजीनियर है जो एक आराम की ज़िंदगी जी सकता था, लेकिन वो लद्दाख लौट आया। ये वही टीचर है जिसने उन बच्चों पर भरोसा किया जिन पर सिस्टम ने भरोसा करना छोड़ दिया था। ये वही इनोवेटर है जिसने क्लासरूम के बाहर भी सॉल्यूशंस ढूंढे। और ये वही इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी के हर दौर में एक ही बात पर यकीन रखा कि अगर सिस्टम इंसान की मदद नहीं कर रहा तो सिस्टम को बदलना चाहिए। सोनम की हर बात से सहमत होना ज़रूरी नहीं, हर आंदोलन को एक ही नज़रिए से देखना भी ज़रूरी नहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक सच नज़रअंदाज करना मुश्किल है। जब भी उन्होंने किसी प्रॉब्लम को देखा, उन्होंने सिर्फ उसकी शिकायत नहीं की, उन्होंने उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। कभी क्लासरूम में, कभी गांव में, कभी ग्लेशियर्स के बीच और कभी सड़क पर बैठकर। शायद इसीलिए सोनम की कहानी सिर्फ एक इंजीनियर की कहानी नहीं है, ना ही सिर्फ एक टीचर की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही विचार को समर्पित कर दी कि एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ नौकरी देना नहीं, सोच बदलना है। और हो सकता है इसीलिए आज भी जब वो जंतर मंतर पर बैठे हैं, करोड़ों लोग सिर्फ उनका फास्ट नहीं देख रहे, वो उनकी पूरी जिंदगी को देख रहे हैं।